जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ गहरे हरे रंग के घने जंगल और ठीक उसी के बगल में कंक्रीट से बनी एक बेहद मॉडर्न कोस्टल टाउनशिप। एआई से बनी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आजकल हर जगह चर्चा में हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर यानी ग्रेट निकोबार द्वीप की, जहां पूरे 80,000 करोड़ रुपए के एक विशाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया है। और सच कहूं तो ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक बहुत बड़े टकराव का मैदान बन चुका है। एक ऐसा टकराव जो लिटरली ये तय करेगा कि भारत के फ्यूचर मैप पर इस आइलैंड की पहचान क्या होगी। अब इस पूरी डिबेट के सेंटर में एक बड़ा ही सीधा सा सवाल है, ग्रेट निकोबार में जो होने जा रहा है वो विनाश है या विकास। ये मुद्दा अब एक बहुत ही तीखी पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस इलाके का दौरा किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और यहाँ के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये सब सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट घरानों, खासकर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सरकार और पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री प्रेजेंस के लिए ये प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम यहाँ किसी एक साइड को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों के तर्क अपने अपने स्तर पर बहुत स्ट्रांग हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से तौलते हैं। आज हम जिन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे वो हैं ग्रेट निकोबार का विवाद, यहाँ की ज्योग्राफी और ग्लोबल ट्रेड, इस प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान, इसका पर्यावरण पर असर और आखिर में विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन। सेक्शन 1, ज्योग्राफी और ग्लोबल ट्रेड। इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप को देखना होगा। भारत की मुख्य भूमि से साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए अंडमान आइलैंड्स को पार करते हुए हम पहुंचते हैं निकोबार के सबसे निचले हिस्से पर, यानी ग्रेट निकोबार। यहीं पर है हमारा इंदिरा पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की दूरी कितनी है पता है? मात्र 163 किलोमीटर, सिर्फ 163 किलोमीटर। ये छोटी सी दूरी ही ये बताने के लिए काफी है कि ये जगह ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर नजर रखने के लिए एक एकदम परफेक्ट गोल्ड माइन क्यों है। दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्ते ठीक यहीं से होकर गुजरते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे कहते हैं द मलक्का डिलेमा। सुमात्रा और मलेशिया के बीच जो मलक्का स्ट्रेट यानी जलडमरू मध्य है, वो असल में चीन की लाइफलाइन है। अगर किसी भी वजह से इस रास्ते पर रुकावट आ जाए तो चीन का पूरा ग्लोबल ट्रेड चरमरा सकता है। और हमारा ग्रेट निकोबार ठीक इसी चोक पॉइंट के मुहाने पर बैठा है। यहाँ भारत की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चीन के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर है। और इसे डेटा के नजरिए से देखें तो चीन का लगभग 80% तेल आयात इसी मलक्का रूट से होकर गुजरता है, 80%। इसके अलावा उनका 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड भी इसी संकरे रास्ते पर टिका है। इतने बड़े नंबर्स को देख के कोई भी समझ सकता है कि भारत के लिए ग्रेट निकोबार में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, द स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान। अब भारत ने इस आइलैंड के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया है वो रातों रात तैयार नहीं हुआ है। इसकी टाइमलाइन काफी लंबी है। 2004 की भयानक सुनामी ने शुरुआती प्लान्स पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन फिर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का जवाब देने के लिए 2015 में भारत की डायमंड स्ट्रैटेजी के तहत इस पर फोकस वापस आया। 2021 में नीति आयोग ने इसका एक डिटेल्ड मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया और अभी हाल ही में 2024 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इससे बेहद अहम मंजूरी भी मिल गई। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस प्रोजेक्ट का बजट। इस प्रस्तावित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की टोटल कॉस्ट 80,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ये मॉडल खास तौर पर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सेट किया गया है। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है, लेकिन इस अमाउंट का साइज साफ बताता है कि सरकार की रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं। तो आखिर इस 80,000 करोड़ में बनेगा क्या? इसमें कुछ सच में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से हर घंटे 4,000 यात्री गुजर सकें, गैलेथिया बे में एक गहरा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, 2 एकदम नई ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप्स और इन्हें पावर देने के लिए गैस और सोलर पावर प्लांट। बेसिकली भारत इसे सिंगापुर और कोलंबो के एक बहुत ही तगड़े ऑल्टरनेटिव के तौर पर डेवलप करना चाहता है। इस नए डीप सी पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी पर जरा गौर कीजिए। 1.60 करोड़ कंटेनर्स यानी टीईयूज। ये नंबर अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत का जो माल आज कोलंबो या सिंगापुर होकर आता जाता है वो फ्यूचर में सीधे यहीं से हैंडल हो सकेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी और ट्रेड को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सेक्शन 3, द एनवायरमेंटल टोल। अब यहाँ हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर बड़े विकास की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
और यहाँ वो कीमत चुका रहा है ग्रेट निकोबार का बेहद नाजुक इकोसिस्टम। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 130 स्क्वायर किलोमीटर के प्राचीन सदाबहार वर्षा वन को साफ किया जाना है। इसका मतलब है करीब 10 लाख पेड़ों की कटाई। 10 लाख पेड़, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकृति के एक बहुत बड़े हिस्से को हमेशा के लिए कंक्रीट के नीचे दफन कर देना। और इस ड्रेजिंग और कंस्ट्रक्शन से सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी रिस्क में आ जाएगी। जिस गैलाथिया बे में पोर्ट बनना है वो दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं का घर है। इसके अलावा वहां खारे पानी के मगरमच्छ और निकोबार मैकाक जैसे जीव रहते हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से आइलैंड के 1.82% मूल जंगल का नुकसान होगा, जिसे प्राकृतिक रूप से दोबारा खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात सिर्फ जानवरों या जंगलों की नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा ह्यूमन कॉस्ट भी है। इस द्वीप पर पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जिनमें शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां शामिल हैं। ये लोग सदियों से बाहरी दुनिया से कटकर प्रकृति के साथ रहते आए हैं। अचानक होने वाले इस मॉडर्न डेवलपमेंट से उनके पैतृक घर, उनकी आजीविका और उनका पूरा अस्तित्व एक बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है। और यहीं आता है हमारा सेक्शन 4, विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी डिबेट को हमारे सामने रखती है। आप इसे एक तराजू की तरह देखिए। एक पल्ले में है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, चीन पर कंट्रोल और अरबों डॉलर का ट्रेड रूट, और दूसरे पल्ले में है सदियों पुराने रेन फॉरेस्ट, दुर्लभ कछुए और वहाँ की जनजातियाँ। अब आप ही बताइए, पॉलिसी मेकर्स के लिए इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम होगा। तो इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए सरकार ने जो मैकेनिज्म प्रपोज किया है वो कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, ग्रेट निकोबार में जो एरिया चाहिए उसे क्लियर किया जाएगा। स्टेप 2, इस इकोलॉजिकल लॉस को कवर करने के लिए यहां से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन यानी नए पेड़ लगाए जाएंगे। और स्टेप 3, इसके लिए कैंपा एक्ट के फंड्स का इस्तेमाल होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भारत के टोटल फॉरेस्ट कवर में कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही वो पेड़ किसी दूसरी लोकेशन पर क्यों ना हो। जो अल्टीमेटली हमें इस बड़े और फाइनल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के बीच वो सही समझौता आखिर क्या है। क्या हजारों किलोमीटर दूर लगाए गए कुछ पेड़ उस प्राचीन और यूनिक रेन फॉरेस्ट की जगह ले सकते हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर क्या हम सिर्फ पर्यावरण के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड के इतने बड़े मौके को अपने हाथ से जाने दे सकते हैं। इस तराजू के दोनों पल्ले बहुत भारी हैं और फैसला जो भी हो, ग्रेट निकोबार और भारत के भविष्य पर इसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?